सुप्रभात प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा एक स्टूडेंट होता है और उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बस आपके अंदर दोस्तों, आपके अंदर हारने का डर नहीं दोस्तों, लड़ने का जुनून होना चाहिए। और उसी जुनून के साथ दोस्तों इस क्लास में उठाइएगा नोटबुक और अब की बार दोस्तों जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम में फतेह हासिल करके माँ बाप का नाम भी आपको रोशन करना है। और देखिएगा, मैं आपके लिए दोस्तों, चाहे आप यूपीपीसीएल, चाहे आप एएलपी या फिर बार्क या फिर इसरो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। देखिएगा, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल 7वां क्लास है। ये दोस्तों इससे पहले जो हमने क्लास लिया था वो 6वां क्लास था। उस क्लास को भी आप देखिएगा और महसूस कीजिएगा दोस्तों कि किस प्रकार चीजें आप तक मैंने पहुंचाया है। इन सभी का नोट्स भी मिलेगा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। देखिएगा, आज का जो पहला आपका क्वेश्चन बनता है ना, 91 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन है। मैं आपको दोस्तों सर्किट डायग्राम के साथ है, यानी कि सर्किट डायग्राम को दिखा दिखा करके क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि चीजें जो है ना दोस्तों आपके दिलो दिमाग में बस जाए। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी सी पावर प्रवर्धक प्रयोग करता है। 5 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, 1 ट्रांजिस्टर या फिर 2 ट्रांजिस्टर। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 ट्रांजिस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैं चाहता तो बस दोस्तों यूं ही निकल लेता 1 ट्रांजिस्टर वाले ऑप्शन पे टिक करा करके, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस सर्किट डायग्राम से भी रूबरू कराना चाहता हूं। ये जो आपको सर्किट डायग्राम है दोस्तों, क्लास सी है ना, ये दोस्तों ये क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर है ना। किस प्रकार का? ये क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर है। और आप ध्यान से देखिए, इसमें केवल एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, केवल और केवल एक ही ट्रांजिस्टर। अगर मैं दोस्तों ये पूछ दूं आपसे कि आउटपुट आपको इससे कैसा मिलता है, किस प्रकार का सिग्नल आउटपुट में मिलता है, तो इस प्रकार का दोस्तों इसमें सिग्नल हमें प्राप्त होती है ना। ये देखिएगा, ये क्या है? इस प्रकार का सिग्नल है। यहां पर है दोस्तों ये पाई, यहां पर है 2 पाई, ये है 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और ये है 6 पाई, है ना। ये जो टाइम चल रही है ये ओमेगा टी है और ये दोस्तों वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर 0 टाइम है। ये सिग्नल आपको दोस्तों ये क्या है? ये है ओएसडी। ओएसडी आपको कितना मिलेगा? तो इसमें दोस्तों आपको पाई से कम मिलेगा ओएसडी, है ना। ओएसडी का मतलब क्या है दोस्तों? आउटपुट सिग्नल ड्यूरेशन। और इसमें पाई का मान कितना होता है? 180 अंश, यानी कि कैसा आपको फेज डिफरेंस मिलता है? 180 अंश से कम फेज डिफरेंस मिलता है ना। और ये जो आपको दिखाई दे रही है तस्वीर, ये किसकी है? ये दोस्तों क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर है ना। ये किस प्रकार का एम्पलीफायर है? तो ये क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर है। अगर इसमें आउटपुट के लिए बात करें दोस्तों, तो उससे पहले देखिए इसमें 1 ट्रांजिस्टर। अगर दोस्तों भविष्य में कभी ये भी पूछ दे एग्जाम में कि क्लास बी प्रकार का जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ये रहा दोस्तों आपका पहला और ये रहा आपका दूसरा। तो टोटल 2 ट्रांजिस्टर इसमें यूज किए जाते हैं। अगर इसमें सिग्नल के लिए दोस्तों बात करें तो आप बताइएगा, इसमें जो सिग्नल मिलता है आपको 180 अंश का सिग्नल आपको प्राप्त होता है। कैसा? 180 अंश का सिग्नल प्राप्त होता है ना। ये देखिए, ये है पाई, ये है 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई और 6 पाई, है ना। तो देखिएगा 180 अंश इसमें क्या आपको मिलता है? फेज डिफरेंस मिलता है ना। आप अगर गौर से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो सिग्नल आपको मिला है, प्राप्त हुआ है, ये सिग्नल दोस्तों स्टार्टिंग से नहीं मिली है ना। स्टार्टिंग से किस में मिली है? तो ये आपको क्लास बी प्रकार के एम्पलीफायर में मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 ट्रांजिस्टर आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा अगला, फेज शिफ्ट दोलित्र में आरसी परिपथ होते हैं। इसका भी दोस्तों, इसका भी सर्किट डायग्राम है मेरे पास, आपको सुनना होगा बस। फेज शिफ्ट दोलित्र में आरसी परिपथ होते हैं, है ना। कितने आरसी परिपथ होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों इसमें कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल
टोटल 3 आरसी सर्किट होते हैं, है ना। और देखिएगा जो आपके लिए दोस्तों मैं तस्वीर लाया हूं, इस तस्वीर को देखिएगा, ये सर्किट डायग्राम को देखिएगा, ये सर्किट डायग्राम है। आपको दोस्तों यहां पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा होगा, है ना। ये यहां पर देखिएगा, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। कैपेसिटर भी देखिए C1, C2 और C3। देखिए दोस्तों हम क्या चाहते हैं, है ना, हम ये चाहते हैं कि हमें जो आउटपुट में सिग्नल मिले, हमें आउटपुट में जो सिग्नल मिले, ये किस प्रकार का सिग्नल मिले, ये दोस्तों हमें आउटपुट में प्योर कैसा मिले, प्योर साइन वेव वाला सिग्नल मिले। कैसा? प्योर साइन वेव सिग्नल मिले। और प्योर साइन वेव सिग्नल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर आपने आरसी सर्किट लगाया। कौन सा? आरसी परिपथ का निर्माण किया। आरसी दोस्तों पहले क्या था, इसके स्थान पर एलसी था, है ना। यहां पर पहले क्या था, यहां पर दोस्तों कॉइल लगी थी। तो कॉइल दोस्तों जब लगी ना, तो हमें आउटपुट में प्योर साइन वेव वाला सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसलिए हमने क्या किया, इस इंडक्टर को हटा करके यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया। और कितना रेजिस्टेंस लगाया? 3 रेजिस्टेंस लगाया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी कि 3 फेज शिफ्ट दोलित्र में आरसी परिपथ कितने होते हैं? तो टोटल 3 आरसी सर्किट होते हैं। अब बताइएगा दोस्तों चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है, ठीक है ना। देखिए सर्वाधिक महंगी कपलिंग होती है एलसी कपलिंग, परिणामित्र कपलिंग या फिर डायरेक्ट कपलिंग या आरसी कपलिंग। किस प्रकार की जो कपलिंग है ये सबसे महंगी होती है? तो ये दोस्तों ये देखिएगा प्रत्यक्ष कपलिंग जो होती है ना, डायरेक्ट कपलिंग इसको कहते हैं। और जो भी डायरेक्ट कपलिंग होती है ना, इस डायरेक्ट कपलिंग में हम किसका कपलिंग करते हैं? तो दोस्तों हम प्रतिरोध का, किसका हम करते हैं? हम दोस्तों रजिस्टर का करते हैं। किसका? रजिस्टर का करते हैं। और जो परिणामित्र है ना दोस्तों, ये एक बात बताइए कि प्रतिरोध महंगा होगा या फिर परिणामित्र महंगी होगी? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो प्रतिरोध है ना, ये कैसी होगी? ये सस्ती होगी। जब किसी सर्किट में प्रतिरोध हम जोड़ते हैं उसको हम डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं और प्रतिरोध सस्ती होती है। अगर हम प्रतिरोध निकाल करके वहां पर ट्रांसफॉर्मर लगा दें तो फिर दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की साइज बड़ी होती है और फिर ये महंगी सर्किट को बना देगी, है ना। सर्किट को कैसा बना देगी? महंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा डायरेक्ट कपल में दोस्तों, डायरेक्ट कपल में 35% सर्किट का क्या होता है? एफिशिएंसी। और परिणामित्र जब कपल करते हैं तब दोस्तों कितना? 50% इसकी क्या हो जाती है? एफिशिएंसी, यानी कि इसकी दक्षता हो जाती है। तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा दोस्तों वर्ग सर्वाधिक किस प्रकार का एम्पलीफायर सर्वाधिक बाधा उत्पन्न करती है ना। वन लाइनर क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? वन लाइनर क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का जो एम्पलीफायर है वो दोस्तों सबसे अधिक डिस्टॉर्शन जनरेट करता है, वो है आपका क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर। कौन सा? क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर। देखिए जो क्लास सी प्रकार है दोस्तों, इसकी जो दक्षता होती है ना, वो कितनी होती है? तो इसकी दक्षता तो होती है दोस्तों 80 से लेकर के 90%। कितना? 80 से लेकर के टोटल 90% तक होती है। लेकिन इसमें डिस्टोर्शन अधिक होता है। इसमें क्या अधिक होती है? इसमें डिस्टोर्शन अधिक होती है, यानी कि विरूपणता दोस्तों इसमें बहुत अधिक होती है ना। लेकिन इसकी दक्षता अधिक होती है 80 से 90%, लेकिन डिस्टोर्शन अधिक होती है। ये डिस्टोर्शन ही क्या है? ये डिस्टोर्शन ही दोस्तों ये क्या कहलाती है? बाधा कहलाती है ना। इसकी एफिशिएंसी दोस्तों आपको पता है 80 से 90%। और वर्ग ए प्रकार का दोस्तों इसकी 2 एफिशिएंसी होती है, एक होती है 35% और एक होती है 50%। और वर्ग ए बी में कितना होता है? तो वर्ग ए बी में देखिएगा 50 से लेकर के 78.5%, है ना। और वर्ग बी का कितना होता है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। ये कमेंट करके मुझे बताना होगा। देखिए आप इससे पहले वाले क्लास को अगर देखे होंगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता सकते हैं। बर्कहासन के अनुसार लूप गेन कितना होता है? यह भी एक वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है।
बरकहासन ने क्या कहा था दोस्तों? बरकहासन का कहना था कि अगर किसी सिग्नल का आप एम्पलीफाई करते हैं, किसी सिग्नल को आप ऑसिलेशन करते हैं, तो उस जो सिग्नल का ऑसिलेशन आप करते हैं, आप चाहते हैं कि आउटपुट में आपको कंटिन्यू आउटपुट मिलता रहे। कैसा आपको ऑसिलेशन मिलता रहे? आपको दोस्तों सतत दोलन प्राप्त होता रहे। तो सतत दोलन प्राप्त होने के लिए एक दोस्तों इन्होंने क्या किया, बरकहासन ने, है ना, बरकहासन ने 2 नियम दिया। कितना नियम दिया? 2 नियम दिया। पहले नियम में क्या कहा इन्होंने कि जिस सर्किट में आप दोलन का काम कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, उस सर्किट का दोस्तों, उस सर्किट का लूप गेन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि इकाई के करीब होना चाहिए। 1 हो तो और अच्छी बात है, और इकाई से थोड़ा सा अधिक हो तो और अच्छी बात है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि फेज शिफ्ट 0 होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात दोस्तों कि उस सर्किट का जो फेज शिफ्ट है ना, वो कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये बी नहीं दोस्तों, ये बीटा है। ये क्या है? बीटा है, और बराबर 1 होना चाहिए। तब दोस्तों आपको आउटपुट में कैसा, आपको आउटपुट में सिग्नल मिलेगा? कंटिन्यू सिग्नल मिलेगा। और कंटिन्यू सिग्नल का मतलब क्या है? साइन वेव। साइन वेव ही दोस्तों कंटिन्यू चलती है, ठीक है ना। तो ये रहा बरकहासन के अनुसार दोस्तों रूल्स। बरकहासन के अनुसार फेज शिफ्ट दोस्तों, फेज शिफ्ट का मान कितना होता है बताइएगा। बरकहासन के अनुसार फेज शिफ्ट का जो मान है वो कितना होता है? अभी अभी आपने देखा कि 0 होना चाहिए। कितना? 0 होना चाहिए फेज शिफ्ट का मान। क्यों होना चाहिए दोस्तों? ये रीजन भी आपको पता चल गया। दोलित्र किस प्रकार की आवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो ये निम्न प्रकार के आवृत्ति को जनरेट नहीं कर सकता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सुनिएगा। निम्न फ्रीक्वेंसी की अगर आपको आवश्यकता है ना, तो दोलन करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाई फ्रीक्वेंसी को निम्न फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि निम्न फ्रीक्वेंसी तो जनरेटर ही जनरेट कर रही है। जो जनरेटिंग स्टेशन पर जो टर्बो अल्टरनेटर जो लगे हुए हैं वही जनरेट कर रहे हैं निम्न मान की फ्रीक्वेंसी। तो उस सप्लाई को आप यूज करिए, है ना। आप हाई फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट करके निम्न फ्रीक्वेंसी में मत कन्वर्ट कीजिए। इसलिए दोलित्र का दोस्तों ये काम नहीं है। दोलित्र का काम क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी या फिर ओवर हाई फ्रीक्वेंसी दोस्तों जनरेट करना। हार्टले दोलित्र सामान्यतः किसमें उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों किसमें उपयोग करते हैं? रेडियो रिसीवर्स में। किसमें? रेडियो रिसीवर्स में यूज किया जाता है। रेडियो में दोस्तों एक रिसीवर्स लगा होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, उसी में इसका उपयोग करते हैं। हार्टले ऑसिलेटर को कभी भी दोस्तों ऑडियो फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं किया जाता, इसको हमेशा रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज नहीं करते? हम क्यों यूज नहीं करते उसके पीछे का रीजन बताइएगा, है ना। देखिए दोस्तों यहां पर खड़ा है श्याम, यहां पर खड़ा है श्याम, और यहां पर खड़ी है बबीता, है ना। यहां पर खड़ी है बबीता। अब देखिएगा रोज डे या प्रपोज डे आया, है ना। ये दोनों दोस्तों बेचारे ऐसे कि आपस में मिल नहीं सकते किसी मजबूरी के कारण। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? कांटेक्ट किया एक दूसरे को इन्होंने क्या किया? कांटेक्ट किया। और जब कांटेक्ट इन्होंने कर लिया तो दोस्तों इनके बीच में क्या हुआ? कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया, है ना। क्या हुआ? कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। अब ये कम्युनिकेशन जो है ना दोस्तों, बातचीत जो है ना, ये प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है ना। आवाज में क्या आ रही है? डिस्टरबेंस आ रही है। क्या आ रही है? डिस्टरबेंस आ रही है। किस कारण से आ रही है? हमने हार्टले ऑसिलेटर लगा रखा है, तो फिर हमें किस ऑसिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी? इसके लिए दोस्तों हमें कॉलपिट ऑसिलेटर, है ना। कौन सा? कॉलपिट ऑसिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कॉलपिट ऑसिलेटर। देखिएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलपिट ऑसिलेटर, तो फिर यहां पर कौन सा ऑसिलेटर लगेगा? कॉलपिट ऑसिलेटर। रेडियो रिसीवर में हार्टले ऑसिलेटर, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एएफ में किस ऑसिलेटर का काम है और आरएफ में किस ऑसिलेटर को काम में हम ले सकते हैं। देखिए वेन ब्रिज दोलित्र में दोलन की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है बताइएगा? 1/2 पाई RC या 1/2 पाई LC या 1/2 पाई अंडर रूट। ये क्या है? ये दोस्तों अंडर रूट है ना। इसको आप अंडर रूट समझिएगा। अंडर रूट RC और 1/अंडर रूट LC, ये सारे के सारे क्या है? अंडर रूट है। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 1/2 पाई RC। ध्यान रखिएगा 1/2 पाई RC, 1/2 पाई RC, है ना। 1/2 पाई RC, और पाई का मान क्या होगा इसमें? 180 अंश। देखिए कॉलपिट दोलित्र में फीडबैक प्राप्त होता है ना।
दोस्तों फिर से वक्त आ गया है एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझने के लिए कि जो कॉलपिट दोलित्र है ना, इसमें फीडबैक कैसा प्राप्त होगा, टिकलर कॉइल से या फिर चुंबकीय कॉइल से या फिर स्प्लिट संधारित्र के माध्यम से, है ना, या फिर स्प्लिट संधारित्र के माध्यम से। तो यही आपका सही आंसर होगा। देखिएगा मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को ना आपको समझना पड़ेगा और समझ जाएंगे ना दोस्तों, ये लाइफ टाइम के लिए दोस्तों समझ गए आप। समझिए यहां पर दो कैपेसिटर लेते हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर का बेस वाला टर्मिनल है, ये कौन सा है, ट्रांजिस्टर का ये बेस वाला टर्मिनल है, ये इसका एमीटर है, ये इसका कलेक्टर है। देखिए यहां पर हमने एक कैपेसिटर पहले लगाया, कहां पर, इनपुट कैपेसिटर, ये वाली बेस वाली टर्मिनल पे सिग्नल देने के लिए। ये कौन सा कैपेसिटर है, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये कौन सा कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और जब हम इस सिग्नल को यहाँ पर एक एसी सिग्नल देते हैं तो सिग्नल को एम्पलीफाई करके दोस्तों आप ये समझिए कि हम आउटपुट ना एमीटर वाले टर्मिनल से ले रहे हैं। तो जब ऑसिलेशन करने के बाद इस सिग्नल को हमें आउटपुट में भेजना है, हम चाहते हैं कि जो ऑसिलेशन हुआ है ना इस सर्किट के द्वारा, वो हूबहू ऑसिलेशन हमें आउटपुट में मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं यार, ऐसा होता भी नहीं है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो टर्मिनल एमीटर का बना हुआ है, तो ये एमीटर वाला दोस्तों जो टर्मिनल है ना, ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। और मटेरियल में दोस्तों क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो वो इंटरनल रेजिस्टेंस इस सिग्नल को ड्रॉप करा देगा, इस सिग्नल को क्या करा देगा, ड्रॉप करा देगा। तो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया इसके बाईपास में, है ना, इसके बाईपास में एक कैपेसिटर लगा दिया। ये कौन सी कैपेसिटर होगी, ये दोस्तों स्प्लिट कैपेसिटर। ये कौन सी कैपेसिटर है, ये स्प्लिट कैपेसिटर है ना। तो इसी स्प्लिट कैपेसिटर के माध्यम से हम यहां से बाईपास कर लेते हैं इस सिग्नल को और आउटपुट ले लेते हैं। तो ये बाईपास सिग्नल हो गया, सॉरी बाईपास कैपेसिटर हो गया, सॉरी स्प्लिट कैपेसिटर हो गया जो बाईपास में हमने लगाया, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया। अब हम फीडबैक किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, इस कैपेसिटर के दोस्तों माध्यम से हम फीडबैक प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो आंसर देखिएगा, है ना, आंसर को पढ़िएगा। आंसर, कॉलपिट दोलित्र में फीडबैक प्राप्त कैसे होता है, टिकलर कॉइल से या फिर चुंबकीय कॉइल से, चुंबकीय प्रेरण से या स्प्लिट संधारित्र के माध्यम से। तो ये स्प्लिट संधारित्र है, ये क्या है, स्प्लिट कैपेसिटर है। स्थिर आवृत्ति दोलित्र है, किस प्रकार का दोलित्र जो है वो जो स्थिर ऑसिलेटर जनरेट करती है, तो ये आपका ना क्रिस्टल ऑसिलेटर है। कौन सा है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। देखिए क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन होगा दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन सुनिए, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ना, इसमें क्या हो, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में दोस्तों एलसी टैंक सर्किट के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। लिखिएगा एलसी टैंक सर्किट। कौन सा सर्किट, एलसी टैंक सर्किट के नाम से भी जानते हैं। जो एलसी टैंक सर्किट है ना दोस्तों, जो एलसी टैंक सर्किट है, इस सर्किट के द्वारा जब भी हम किसी सर्किट का ट्यूनिंग करते हैं, तो हम दोस्तों जब भी हम ट्यूनिंग करते हैं तो हमें इस सर्किट के द्वारा जो Q का मान प्राप्त होता है ना, वो 100 के आसपास, किसके आसपास, वो 100 के आसपास हमें Q का मान प्राप्त होता है। Q का मान जितना अधिक होगा ना, उतना ही अधिक दोस्तों हमें दोलन आवृत्ति प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस एलसी टैंक के स्थान पर दोस्तों हमने क्या प्रयोग कर लिया, पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। हमने क्या प्रयोग कर लिया, पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रयोग कर लिया। पहले कौन सा क्रिस्टल था, तो पहले एलसी टैंक क्रिस्टल था, अब हमने पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज कर लिया। अब जो पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ना दोस्तों, इसमें हमें Q का मान कितना मिलता है, तो हमें इसमें Q का मान 10 की घात 6 मिलता है। अधिक Q का मान हो गया। अब अधिक Q का मान मिलने से हमें दोस्तों दोलन आवृत्ति अधिक प्राप्त होगा। हमें अधिक क्या प्राप्त होगा, दोलन आवृत्ति हमें अब ज्यादा प्राप्त होगी, है ना। कैसा प्राप्त होगी, अधिक प्राप्त होगी, और हम यही चाहते हैं। लेकिन जो पिज़ो इलेक्ट्रिक है ना दोस्तों, ये किस किस मटेरियल में जनरेट हो सकता है, किस किस मटेरियल में पिज़ो इलेक्ट्रिक प्रभाव जनरेट हो सकती है, तो सबसे पहले दोस्तों ये टर्मेलाइन में जनरेट होती है। किसमें, टर्मेलाइन में। और दूसरा रोसेल सॉल्ट, किसमें, रोसेल सॉल्ट में। तो रोसेल सॉल्ट में पिज़ो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है, और दूसरा टर्मेलाइन में। तो यहाँ पर L और C यूज किया गया था, यहाँ पर टर्मेलाइन और रोसेल सॉल्ट यूज किया जाता है पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जनरेट करने के लिए। तो आंसर क्या हो गया इसका, सुनिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन देखना कि अब देखिए
इसी क्वेश्चन के बेस पर लगातार 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल दोलित्र स्थिर आवृत्ति दोलित्र है, किस कारण से? उच्च क्यू के कारण या निम्न क्यू के कारण? तो इसका आंसर उच्च क्यू के कारण, क्योंकि इसमें क्यू का जो मान है 10⁶ क्यू का मान आपको प्राप्त हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया है? स्थिर आवृत्ति ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल दोलित्र की महत्वपूर्ण सीमा क्या है? कि दोस्तों हमें निम्न आउटपुट प्राप्त होता है ना, क्रिस्टल ऑसिलेटर से निम्न आउटपुट प्राप्त होता है। इसीलिए हमने क्या किया दोस्तों, पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव वहां पर यूज कर लिया, यानी कि पिज्जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज कर लिया। तो आंसर देखिएगा निम्न आउटपुट वाला इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोलित्र के प्रॉपर प्रारंभ होने के लिए फीडबैक लूप का प्रारंभिक गेन कितना होना चाहिए? अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि बरकहासन के रूल के अनुसार दोस्तों फेज शिफ्ट का मान 0 डिग्री होना चाहिए, नहीं हाँ फेज शिफ्ट 0 डिग्री होना चाहिए, लेकिन लूप गेन होना चाहिए इकाई के करीब या इकाई के बराबर या इकाई से अधिक। तो आपको अधिक वाला आंसर करना है। अब देखिए इकाई के बराबर वाला भी है ऑप्शन में और इकाई से अधिक वाला भी है ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही जाना है कि इकाई से अधिक, क्योंकि देखिए इकाई से जब अधिक होगा ना दोस्तों, तो जिस उद्देश्य से हम ऑसिलेटर को काम में ले रहे हैं वो पूरा हमारा उद्देश्य हो जाएगा। आउटपुट में जैसा हम सिग्नल चाह रहे हैं वैसा सिग्नल मिलेगा। सर्वाधिक संग्राहक दक्षता होती है, सर्वाधिक संग्राहक दक्षता किस एम्पलीफायर में होती है? तो वर्ग सी एम्पलीफायर में होती है। कितना दोस्तों? 80 से लेकर के 90% है ना। और वर्ग ए बी में कितना होता है? तो इसमें 50 से लेकर के 78.5% तक। और पावर बी में होती है आपकी 78% है ना, 78.5%। और पावर ए वर्ग ए पावर एम्पलीफायर में इसमें होता है आपका 35 से लेकर के 50%। डायरेक्ट कपल्ड में होता है 35 और ट्रांसफॉर्मर अगर आप कपल्ड कर देते हैं तो 50% उसकी एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना। अगला लास्ट है कि कम दक्षता वाले पावर प्रवर्धक में होती है। अगर निम्न दक्षता का कोई पावर एम्पलीफायर है तो दोस्तों कम बैटरी ड्रॉप कराएगा या फिर कम अग्रबायस या फिर अधिक बैटरी खपत करेगी। तो बैटरी का दोस्तों ये चार्ज अधिक, इसमें चार्ज अधिक लगेगा है ना, बैटरी अधिक खपत करेगी, ये बैटरी क्या करेगा? अधिक बैटरी का खपत करेगा। इसीलिए अगर बैटरी आपको दोस्तों बैटरी का बैकअप अगर खराब है ना तो फिर इस ट्रांजिस्टर को यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पावर ट्रांजिस्टर है और कम दक्षता का है, और कम दक्षता है दोस्तों तो बैटरी लॉस अधिक होगी। लॉस किसका? चार्ज का होगा, यानी कि चार्ज की खपत जो है ये अधिक कराएगा, ठीक है ना। तो ये रहे टोटल 15 क्वेश्चन है ना, 15 से 16 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आपको ई नोट्स भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन थे वो तो अब समाप्त हो गए दोस्तों, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब देखिए अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक दोनों दोस्तों चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब अगला दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एंड में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।